हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और हमने क्या कर लिया सर, सेल साइकिल में हमने अब तक लेक्चर नंबर 3 खत्म कर लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरा नाम सर सूरज है। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि मेरा नाम सूरज है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। आपको याद है हमने लेक्चर नंबर 3 कहाँ खत्म किया था सर? हमें तो ये भी याद नहीं हमने खाना क्या खाया था सर। आप पूछ रहे लेक्चर नंबर 3 कहाँ खत्म किया था। तो उसी को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मैंने कुछ लाइनें जो है प्रीवियस लेक्चर की आपके सामने रखी हैं। तो उन लाइनों को पढ़ते हुए आज हम प्यारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सूरज, आप सभी परिचित हैं मेरे नाम से। तो बात कर लेते हैं सेल साइकिल में। हमने जो इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी उसमें हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था। ऑब्जर्वेशन क्या थी सर? अच्छा, पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि इन ऑल लिविंग सेल, क्या बोल रहा है, इन ऑल लिविंग सेल वेदर, चाहे वो क्या हो, यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, सेल डिवीजन अकर, यानी कि वो यूनिसेलुलर भी हो या फिर क्या हो सर, मल्टी सेलुलर होगा, उसमें जो है डिवीजन होगी ही होगी। बहुत बढ़िया सर। फिर दूसरी लाइन क्या पढ़ी थी हमने? फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म विद लार्ज नंबर ऑफ सेल कैन फॉर्म, यानी सिंगल सेल जो कि जाइगोट है वो क्या करता है ना सर, लार्ज मल्टी सेलुलर मतलब जो है फॉर्म कर सकता है। ईच टाइम सेल डिवाइड, प्रत्येक समय जब सेल डिवाइड होगा तो वो 2 डॉटर सेल को बनाएगा, ये तो बहुत बढ़िया। सेल शो करेगा ग्रोथ को, डीएनए रेप्लिकेशन को, सेल डिवीजन को फॉलो करते हुए एक साइक्लिक पाथ में चलता जाएगा। दिस अकर मैनी टाइम्स, सो दिस इवेंट कॉल सेल साइकिल। तो आपको सेल साइकिल तक यहां तक पूरा क्लियर है? क्लियर है तो आप थम्स अप कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या होता है ना, मैं आपको एक नीट 2018 का क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले मैं ये मिटा देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं सर। ये तो हमने पिछली क्लास तक पढ़ा था जिसका आपने रिवाइज करवा दिया। तो लेक्चर नंबर 4 में हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊं कि प्रोकैरियोट में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी वहां पे सेल साइकिल जैसी प्रोसेस चलती नहीं। प्रोकैरियोट्स के केस में सेल डिवीजन के कोई भी एविडेंट नहीं है, तो वहां पे ऐसे बदलाव देखने को नहीं मिलते सर। किसके केस में? प्रोकैरियोटिक के केस में। तो वहां सेल साइकिल जैसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। बट यूकैरियोट में क्या होता है ना, आप यूकैरियोट में देखेंगे कि वहां पे चेंज होते हैं सर, किसमें? साइटोप्लाज्म में और डीएनए में। क्यों प्रोकैरियोटिक के केस में ऐसा सेल साइकिल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता? आपको मैंने बताया था सर, प्रोकैरियोट में क्या होता है ना, जो उसका डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। अच्छा, डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है? हाँ, आपको याद करना है सर। क्या याद करना है प्रोकैरियोटिक के केस में? सर प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है ना सर, वो साइटोप्लाज्म में होता है। अगर वो साइटोप्लाज्म में होगा तो जो भी चेंजेस होंगे वो सब साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। वहां न्यूक्लियस जैसा कोई टर्म इंट्रोड्यूस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं होंगे और उसके कोई ऐसी एविडेंट या प्रमाण देखने को नहीं मिलते जिसको हम फेजेस में डिवाइड कर सके। बट सर यूकैरियोटिक के केस में कुछ अलग होता है। क्या होता है यूकैरियोटिक के केस में? रुको जरा, सबर करो। यूकैरियोटिक के केस में सर ये होता है ना कि यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है ना, वो ना एक चैम्बर में पाया जाता है। वो चैम्बर क्या है? वो चैम्बर न्यूक्लियस है सर। वो न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, छुपा बैठा है सर। और क्या होगा? साइटोप्लाज्म अलग है उसका, यानी कि जो डिवीजन की प्रोसेस चलेगी ना, उसमें कुछ ड्रामे होंगे। क्या ड्रामे होंगे सर? चेंजेस आएंगे, यानी साइटोप्लाज्म में कुछ चेंज आएंगे और सर अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें भी चेंज आएंगे। क्या क्या चेंज आएंगे सर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगेगी, स्पिंडल फाइबर बनने लगेंगे, अलग अलग प्रकार की मूवमेंट चलेगी। तो यूकैरियोटिक में क्या होगा सर? ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि बदलाव शो करेंगे और जो बदलाव आएंगे ना, उन चेंजेस को हम क्या कहेंगे सर? सेल साइकिल कहेंगे। तो आइए मेरे साथ में लाइन लिखिए, मैं वो लाइन को लिखता हूं और समझिए, आपको बहुत मजा आएगा उन लाइनों को पढ़ के। तो मैं आपको वो लाइनें लिखने जा रहा हूं, तब तक आप बने रहिए। तो कुछ कुछ आपके सामने आ गया सर। कुछ कुछ ये क्या है? कुछ कुछ देखो, होता क्या है ना,
अब मैंने जो बोला आपको समझाया उसको मैं लिख के लाया हूं। क्या लिखा है सर? ये बोल रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन नॉट मच एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है प्रमाण, चेंजेस अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि ऐसे कोई भी एविडेंट या प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है सर। किस केस में? प्रोकैरियोटिक के केस में। अगर प्रोकैरियोटिक के केस में ऐसा कुछ नहीं होता तो सर क्या कहेंगे, उस चेंजेस को हम क्या कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे फेजेस में, क्योंकि उसमें तो सर डीएनए कहाँ पे है सर, उसका डीएनए है साइटोप्लाज्म में, तो कोई खास चेंजेस आ नहीं रहे। जब चेंजेस को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे तो सर हम उसे फेजेस में कैसे बांटेंगे? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है ना, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक तो न्यूक्लियस होता है। अब बताओ मैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रखूं या क्रोमेटिन? बताओ बताओ जल्दी, मैंने इसीलिए नहीं लिखा। अगर जिन जिन ने डीएनए बोला तो वो अपने कान में एक कंटाप लगाएं, अपने को एक कंटाप लगाएं और बोले कि यहाँ पे सर क्या होगा? सर यहाँ पे होगा क्रोमेटिन, क्योंकि क्रोमेटिन डीएनए की कंडेंस फॉर्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर सर क्या है? क्रोमेटिन, और इसका अपना साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा सर। अच्छा, ये तो क्या बात कर रहे हो। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? ड्यूरिंग सेल साइकिल चेंजेस अकर होंगे न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में, यानी कि वो चेंजेस को हम क्या कहेंगे सर? फेजेस का नाम दे पाएंगे। तो मैं आपसे पूछूं, जो बैक्टीरिया सेल है, यानी बैक्टीरिया सेल क्या होता है सर? प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के केस में याद रखना कि सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसीलिए बैक्टीरियल सेल में नो फेज होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या बैक्टीरिया सेल में फेजेस पाए जाएंगे, तो सर सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फेजेस एब्सेंट होंगे, नो फेज। पर यूकैरियोटिक्स में सेल साइकिल फॉलो होती है, उसमें फेजेस आते हैं, तो उन फेजेस के नाम हैं आपके सामने G1S G2M। अब सर ये G1S G2M ये तो नाम है सर, ये फेज कैसे पढ़े? हम क्या बोलेंगे इनमें, हम क्या बताएंगे इन फेजेस में सर? हम चेंजेस बताएंगे, यानी कि जो चेंज आएंगे सर यूकैरियोटिक सेल में ड्यूरिंग सेल साइकिल, उन चेंजेस को हमने नाम दे रखा है। क्या ऐसे नाम होते हैं उसमें? क्या कोई ऐसा, जैसे आप मान लो जब बच्चे थे, आपका जन्म हुआ सर, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने ग्रो करना शुरू किया, आप 6 वर्ष के हो गए, ठीक है। आप टीन एज के हुए, टीन एज मतलब 13-14 आपकी टीन एज आई, फिर उसके बाद आप बड़े होने लगे, आपकी एडल्ट एज आ गई, और आप जो है एडल्ट होने के बाद आपकी जो है ओल्ड एज आने लग गई। तो ये हमने ऑब्जर्व किया ना सर, ये चेंजेस को हमने देखा कि वो टीनेज में कब आया, 13-14, या फिर वो क्या कहते हैं सर एजेस उसकी बढ़ रही है तो एक हिसाब से उसकी ओल्ड एज आ गई, तो ये हमको पता चला, जो हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके हिसाब से बता पाते हैं। पर ऐसा थोड़ी होता है कि आप क्या कहते हैं, मतलब आपको किसी ने थप्पड़ मारा कि आप 6 ईयर के हो गए, अगली बार आपको थप्पड़ पड़ा कि आप टीन एज में आ गए 13-14 की एज में, फिर आपको थप्पड़ पड़ा कि आप एडल्ट एज में आ गए, और आपको थप्पड़ पड़ा कि हम सर ओल्ड एज में आ गए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कोई बताने थोड़ी आता है वहाँ। लाइफ क्या होती है सर? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम सर नाम देते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये नाम वहाँ पे ऐसा थोड़ी कि आपको कोई थप्पड़ मार के बोल रहा है कि आप टीन एज में आ गए और आप जो है अब अपने एडल्ट एज में आ रहे हो और आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। क्या डिसीजन की बात कर रहे हो सर? खाना तो अभी हम मम्मी से पूछ के खा रहे हैं, पापा से पूछ के खा रहे हैं, सब कुछ काम तो अभी हमारे घर वाले कर रहे हैं, हमारा अभी तुम्हारे कंटाप पढ़ने की वो नौबत आ रखी है सर, तो हम क्या अपने डिसीजन खुद लें? तो ऐसी बात है कि ये जो डिसीजन लेने वाले पेंडिंग वाली जो चल रही है ना सर, ये ऐसा थोड़ी कि आपको कोई बताता आप इस एज में आ गए। आपके जो चेंजेस होते हैं ना, उन बदलाव को देख के सर उनको फेजेस में डिवाइड किया जाता है। ऐसे सेल साइकिल भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब सेल साइकिल भी कंटिन्यू होती है, पर उसमें जो चेंजेस या बदलाव देखने को आते हैं उसको हमने नाम किया है सर, ये नाम G1S G2 और M पहले से नहीं होते। अगर किसी के दिमाग में ये चीज चल रही है कि क्या G1 G2 S M ये फेज जो है ना ये पहले से ही डिसाइडेड है, नहीं, ये जो चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये नाम दिए हैं सर। उन नामों को आज ये नाम है, पर हम इन नाम के अंदर क्या पढ़ेंगे? ऐसे थोड़ी कि जीवन उसका नाम है तो जीवन का नाम पढ़ लेंगे, ऐसे उसका नाम है तो इसका नाम के बारे में पढ़ेंगे, G2 नहीं, हम
उसमें ये चेंजेस देखेंगे कि वो न्यूक्लियस में यानी अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में क्या चेंजेस आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म में क्या चेंज आ रहे हैं। उन चेंजेस को हमने अपने स्टडी के लिए अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए सर फेजेस का नाम दे दिया है, जिससे हम अच्छे से पढ़ सकें। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सेल साइकिल में फेज क्यों बनाए गए। कई लोग यही नहीं समझ पाते सर ये फेज क्यों बनाए जा रहे हैं। हम डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा लेते हैं और सीधा पढ़ने लग जाते हैं कि सेल साइकिल को दो फेज में बांट दिया, एक तो होता है हमारा इंटरफेज और एक होता है हमारा एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज कहते हैं। पर ये कभी सोचा क्या, कभी सोचा, मैं संसद की तरह ये ताली नहीं बजा रहा हूं या आपको जगा रहा हूं अगर आप नींद में है तो, क्या जाग रहा है सर कि ये फेजेस क्यों नाम पड़े, ये कभी सोचने की कोशिश करना कि इंटरफेज क्यों नाम आया या ये एम फेज क्यों नाम दिया गया। तो ये सर ये चेंजेस को देख के हम नाम देते हैं। तो आज से आपके दिमाग में कपाट खुल जाने चाहिए, एकदम से सारा धुंधलापन आपके नजरों से दूर हो जाना चाहिए और सामने आपकी निगाहें होनी चाहिए बिल्कुल स्क्रीन पे। सर कौन पढ़ा रहा है, सर आपको सूरज पढ़ा रहा है और वो आपको जोर जोर से बता रहा है। क्या बता रहा है सर, एक ही बात बता रहा है, जो चेंजेस आएंगे, जो बदलाव आएंगे, उनको हमने अपने कन्वीनियंस के अनुसार फेजेस में बांटा है। तो सेल साइकिल को सर फेज में किसने बांटा है, हमने बांटा है, मैंने नहीं बांटा है, ये साइंटिस्टों ने बताया है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं या मैं कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं हूं जो मैं अपने मन से बांट दूं। ये बांटा सर पहले ही जा चुका है, मैं तो एक जरिया हूं जो आपको समझा रहा हूं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने इसे फेज में कैसे बांटा। तो नोट करिए, यहां तक स्क्रीन को अपनी पॉज करिए इसी समय और ये नोट्स बनाइए तब तक। फिर कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको जिससे आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको लाइट कम दिख रही होगी तो मैंने लाइट जला दी है, उजाला कर दिया है सर। अब आपकी जिंदगी में भी उजाला आ जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट किए हैं जो मैंने अब तक पढ़ाया उसके बेस पर। अगर ये आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिएगा। ये टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है, इसमें से एक नीट में आ रखा है 2018 में। तो आइए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, इन ई कोलाई डीएनए रेप्लिकेशन अगर इन, तो आपसे पूछ रहा है कि ई कोलाई में सर डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होगा। आपसे पहला ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एस फेज, दूसरा आपके सामने प्रायर टू फिजन, तीसरा बोल रहा है नो डीएनए रेप्लिकेशन और डी बोल रहा है नन ऑफ दीज। तो आपको जैसे ही ई कोलाई दिखता है आप सीधा एस फेज में दौड़ेंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है। आंसर आपका एस फेज। आप अपने को +4 देने की जगह -1 कर दो तुरंत ही, क्योंकि ये आंसर आपका गलत हो गया सर। आपसे क्यों गलत हुआ ये क्वेश्चन, तो आपको ये सोचना है, इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है सर, ई कोलाई क्या होता है, एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि आता है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये ई कोलाई क्या है गुरुजी, ई कोलाई है प्रोकैरियोट है सर, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है सर, प्रोकैरियोटिक में ये होता है बच्चों कि प्रोकैरियोटिक में किसी भी प्रकार की सेल साइकिल नहीं चलती, तो उसमें एस फेज ही नहीं आएगा, यानी कि एस फेज होगा ही नहीं, फेजेस में तो बटेगा ही नहीं, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा गलत है। आइए सी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। नो डीएनए रेप्लिकेशन, ऐसा भी नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और तुरंत ही सेल क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, यानी कि नो डीएनए रेप्लिकेशन को भी मारो गोली। नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, प्रायर टू फिजन, यानी कि सबसे पहले जैसे ही फिजन होने वाला होगा उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो आंसर आएगा बी। अब आपका सही है, अब आप अपने को +4 दे देना। पर ये तो था सर डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं बनाता पेपर, मेरी इतनी औकात नहीं मैं पेपर बना पाऊं, मैं उस लेवल में भी जा पाऊं वो भी मेरे अभी संभव नहीं है। मेरी तो अभी एमएससी नहीं हुई है तो मैं उस लेवल में क्या जाऊंगा पेपर बनाने। पर अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं ये पूछता सर कि एस फेस एब्सेंट इन, क्या पूछता, एस फेस किस में नहीं होगा। इस और इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस पूछने का मेरा तरीका अलग है। आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, और मैं अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूं कि एस फेज किस में एब्सेंट होगा। बात कर लेते हैं हम पहले ऑप्शन से, दूसरे ऑप्शन से, तीसरे ऑप्शन से, चौथे ऑप्शन से बात करते हैं। सर डी से चलें क्या, डी से चलते हैं, चलो। डी में क्या होता है सर,
नन बोल रहा है, तो नन की तो बात खत्म करो, डी तो मारो गोली, खत्म कहानी। आगे चलो, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल क्या है सर? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है सर? सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल होती है तो क्या होता है सर? फेजेस होंगे। फेजेस होंगे तो क्या होगा सर? एस फेज भी होगा। ये मैसेज आ रहे हैं पर अभी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। एक बार मैं जरा इसको साइलेंट कर लूं। हाँ, तो ह्यूमन सेल क्या है सर? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है सर? फेजेस होते हैं। फेजेस होते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन भी एक पर्टिकुलर फेज में होगा। अगर वो किसी फेज में हो रहा है मास्टर, वो किसी फेज में हो रहा है तो उसमें एस फेज भी होगा। अगर आपके समझ में आ गया तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, ये किसी का डायलॉग है, आप कमेंट कर देना। तो इसका मतलब एस फेज यहां पे होगा। तो ह्यूमन सेल भी सर हम आंसर नहीं करेंगे। आइए ईस्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। तो चलिए आपको ईस्ट की दुनिया में ले चलते हैं। ईस्ट क्या है सर? ईस्ट है सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई, यूकैरियोटिक। अच्छा, तो यूकैरियोटिक में सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है। सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट होगा तो फेजेस होंगे। फेजेस होंगे तो एस फेज भी होगा, यानी कि ये आंसर भी नहीं होगा। चलिए लैक्टोबैसिलस की ओर और आ जाइए प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में आ गए तो कोई भी फेज नहीं होता, तो एस फेज किस में एब्सेंट हो जाएगा सर? लैक्टोबैसिलस में। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, यहां पे आंसर आपके सामने ए है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट इन, इसी को हमने इस तरह में बदल दिया। पर क्या आंसर अब मैं लैक्टोबैसिलस लगा दूं मास्टर? कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट पूछ रहा है, तो मैं लैक्टोबैसिलस लगा दूं? नहीं लगा सकता सर, क्योंकि मुझे ये पता है। क्या पता है सर? कि डीएनए रेप्लिकेशन सभी सेल्स में होता है जो जो डिवाइड करता है। तो मैं लैक्टोबैसिलस को तो आंसर नहीं कर सकता, तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। ओके, ओफो। ईस्ट की बात करें, ईस्ट में भी होता है सर, ये भी गलत। ह्यूमन सेल भी गलत। अब आंसर नन आ जाएगा। तो 3 क्वालिटी क्वेश्चन आपके सामने थे, तीनों को करके आपके दिल में तृप्ति हो गई होगी, आत्मा संतुष्ट हो गई होगी, आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ होगा, अभी रुक गया होगा। तो आपने ये 3 क्वेश्चन अगर कर लिए हैं तो अपने को शाबाशी दो, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही समझाया जाएगा, किसी भी प्रकार की बोरियत आपको फील नहीं होगी। तो इस तरह आपको पढ़ना है सर, ऐसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनने चाहिए। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाते हैं तो सेल साइकिल आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा सर। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट करो, नहीं आ रहा है समझ में तो भी बताओ सर। कैसे पता चलेगा मुझे नहीं आ रहा? मुझे तो आएगा, तभी तो पता चलेगा जब आपके कमेंट आएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा 110% लगा दे रहा हूं। कोई कह रहा होगा ये मैथ वाला, ये बायो वाला है तो सर ये 110% बात कर रहा है, मतलब कुछ तो कमी है। यानी मैं 110% लगा दूंगा, जहां 100% लग रहा होगा समझाने के लिए। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आए। तो आपको ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें कर लेते हैं सर। इतनी देर से क्या कर रहे हो सर? बात नहीं कर रहे हो आप? अरे बात थोड़ी कर रहा था यार, पढ़ा रहा था। सीरियस हो जाओ लाइफ में। अभी नहीं होना है सीरियस, बट अभी आपको इंजॉय करके समझना है। जब लास्ट के 2-3 महीने हो तब सीरियस होना, पर सीरियस होना भी लाइफ में जरूरी है। अगर आपके चेहरे में डर नहीं है तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। बस आप मस्ती मजाक में ही रह जाओगे, तो रील्स देखते ही रह जाओगे। उसमें आपको नाच गाने वाले भी मिल जाएंगे सर, और अलग भी आप किसी भी तरह से कुछ भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो है इस समय अब इंस्टाग्राम फेसबुक को चलाना बंद कर दो। अगर आप मेरी मानो तो मैं भी खुद इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाता हूं। अब जो है पेपर का समय आने ही वाला है, तो ये नोट करो और आगे बढ़ते हैं। दिल की धड़कन में रहते हो। हाँ, तो सेल साइकिल क्या कह रहा है? सेल साइकिल होती है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। क्या सर? सेल साइकिल बनी किससे है? पहले आपको दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए सर। सेल साइकिल बनी है यानी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ से लेकर सेल डिवाइड होने तक, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी आ जाता है। अब मैं बात करूं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, तो बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
पहला पार्ट आपको बोल रहा है एम फेज और दूसरा पार्ट आपको बोल रहा है इंटरफेस। सर इसका मतलब क्या है? एम फेज और इंटरफेस अब क्या बोला है सर? अभी तो G1 S G2 बता रहे थे, ये तो अलग ही ड्रामा खेल देते हो सर आप, 2 मिनट में बदल जाते हो अपनी बातों से। क्या पढ़ा क्या रहे हो सर? ऐसे क्या सिलेक्ट होंगे हम? आप खुद तो सिलेक्ट हो नहीं पाए और आप हमको सिलेक्ट करने की बात करते हो, आप गलत पढ़ा रहे हो सर। ये क्या क्या चल रहा है? तो आइए आपकी तृप्ति को दूर करें, आपको समझाएं और सेल साइकिल के बारे में बताएं। तो सेल साइकिल के जो फेजेस है एक्चुअली वो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस या बदलाव को हमने 2 पार्ट में बांट दिया सर। एक एम फेज होता है, दूसरा इंटर फेज होता है सर। अब ये एम फेज क्या होता है सर, ये तो बताओ। एम फेज वो फेज होता है या वो बदलाव होता है या वो चेंज होता है जिसमें सेल एक्चुअली क्या करता है सर? एक्चुअली सेल डिवाइड करता है। जब तक मार्कर ना गिरे लेक्चर जो है खत्म नहीं हो पाता। ये इंडिकेट करता है कि लेक्चर को बंद कर दो, बच्चे बोर हो रहे हैं। बच्चे नहीं, आप प्यारे प्यारे भाई बहन बोर हो रहे हैं। तो एम फेज क्या होता है? जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करता है सर, इसको एम फेज कहते हैं। लेक्चर में अभी बने रहना है, ऐसा नहीं कि बैठ जाना है सो जाना है, ये नहीं करना है सर। तो इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगी। अच्छा, तो बाकी में क्या हो रहा है सर? आप कह रहे हो सेल डिवीजन, ये तो बहुत अच्छी बात है। बीच में क्या कर रहा है? मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, मैं मार्कर को उठा लूं और बता लूं। क्या बता लूं सर? सेल मान लो डिवाइड करता है 9 बजे सुबह, डिवाइड कर गया, 2 डॉटर सेल बने, बहुत बढ़िया। एक सेल ने डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बता दिया। 1000 बार आप बोल चुके होंगे सर इसका मतलब क्या है। आगे कह रहा है पहले डिवीजन से लेकर दूसरे डिवीजन तक आने तक वो कुछ नौटंकी कर रहा है सर, कुछ ड्रामा चल रहा है सर। उसमें क्या, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन तक जाने पर वो कुछ काम कर रहा है सर, वो कुछ चेंजेस कर रहा है। जिसमें क्या चेंज कर रहा है? वो ग्रोथ भी शो कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन को भी शो कर रहा है। तो 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का समय जिसमें सेल तैयारी करता है डिवाइड होने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, नहाता है, धोता है, साबुन रगड़ता है, गोरा बनाता है, अपने को चिट्टा बनाता है सर, ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है ना सर, 2 बार डिवाइड करने के बीच में, यानी पहला डिवीजन हो जाने के बाद दूसरे डिवीजन में जाने के लिए कुछ तैयारी करता है, कुछ फूड एकत्रित करता है, अपने अंदर एनर्जी इकट्ठा करता है, इकट्ठा होता है, तैयार होता है जंग के लिए कि अब हमें 2 में बढ़ जाना है सर, घर को बराबर बराबर कर देना है। 2 भाइयों के बीच में दरार पड़ चुकी है सर। अब 2 भाई अलग होना चाहते हैं, एक इस तरफ जाना चाहता है, एक उस तरफ जाना चाहता है, यानी कि 2 भाइयों के बीच में दरार हो रही है। तो हिस्सा बराबर बराबर करेंगे, बंटवारा आधा आधा होगा। ऐसा नहीं कि एक भाई ज्यादा ले जा दूसरा भाई कम ले जा, ऐसा नहीं चलेगा सर। वो छोटा है तो उसको बराबर मिलेगा, वो बड़ा है तो उसको बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि छोटे को ज्यादा दे देंगे बड़े को कम देंगे, या बड़े को ज्यादा दे देंगे छोटे को कम देंगे, ये यहाँ पे ऐसा फॉलो नहीं होगा। माइटोसिस में क्या होगा सर, दोनों भाइयों के बीच में बराबर से बंटवारा हो जाएगा, और उस बराबर बंटवारा होने के बीच में जो वकील उकील वो लाए हैं, यानी कि जो वो एकत्रित कर रहा है, ताकत को इकट्ठा कर रहा है, उस फेज को सर क्या बोलते हैं? इंटरफेज। इस तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा, आप पूरा यूट्यूब में चेक कर लेना, किसी मास्टर ने ऐसा बताया हो सकता है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा तरीका है, ये मेरे गुरु का तरीका है जिससे मैंने सीखा है, या जिनसे मैंने सीखा है, सॉरी, जिससे मैंने सीखा। ये टर्म यूज ही नहीं करना है सर, वो बहुत बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस 13-14 साल का है, उन्होंने ये बताया है। इस तरह से आपको समझाया जा रहा है कि 2 एम फेज के बीच का जो चेंजेस होंगे उसको क्या बोलेंगे सर? हम इंटरफेस बोलेंगे। तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। कमेंट करना यार, इतना कह रहा हूं कमेंट करना तो कर देना। आप ये लेक्चर देखना, लेक्चर में व्यूज घटते जा रहे हैं, तो क्या मैं आपको खराब पढ़ा रहा हूं उसको भी बताओ ना। कमी क्या है सर, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, क्या लेक्चर लंबे हो रहे हैं उसको भी बताओ। तो यहां तक बने रहो, आगे बताता हूं आपको सेल साइकिल के बारे में, तब तक इसको नोट करो। हम तुझसे भूल चुके हैं, अब कहीं दूर चले जाए हम। हाँ, क्या बात कर रहे हो, ये क्या बना दिया सर, ये गोले गोले आप कुछ अलग पहुंच गए। तो बात कर रहे थे हम सेल साइकिल की। सेल साइकिल में होता क्या है? एम फेज आता है सर,
जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड कर जाता है, ये तो बता दिया आपने। इंटरफेस वो ड्रामा है जिसमें सेल तैयार होता है, सज धज जाता है कि अब हमें दो भागों में टूट जाना है, वो घड़ी आ रही है मिलन की नहीं जुदाई की, जिसमें हमें अलग होना है। तो मिलन नहीं जुदाई होने वाली है, घर में बंटवारा होने वाला है, तो दो भागों में टूटने वाला है। अब क्या करें? तो उस समय को हमने क्या बोला? इंटरफेज, जिसमें वो तैयारी कर रहा था। एक्चुअली में सेल साइकिल डिवाइड है एम फेज में, इंटरफेज में। एम फेज को जो है माइटोसिस कहते हैं, जिसको सेल डिवीजन भी कहा जाता है। इंटरफेज क्या होता है? इट इज गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, उन दो एम फेज के बीच का समय अंतराल जिसमें सेल तैयारी करता है डिवाइड होने की, उसको बोलते हैं सर इंटरफेज बोलते हैं। अब ये G1S G2 आप जो शुरू में बकवास कर रहे थे सर, इसका क्या मतलब है? ये G1S G2 कहाँ से आ रहा है? और फिर आपने M लिख दिया। तो अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ये G1S G2 का कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये M फेज से पहले आप कभी इंटरफेस कह रहे हो, कभी G1S G2 कह रहे हो, इसको अब क्लियर कर दो सर। हम थक चुके हैं 3 लेक्चर से आपकी बकवास सुन सुन के, और सेल साइकिल तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आप तो इसी में ही रात कर दोगे सर, हम पढ़ेंगे कब? आप कहते हो रात गई बात गई, तो इसको आगे भी तो बढ़ाओ। तो प्रोसेस अब चालू हो चुकी है। इंटरफेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें सेल तैयारी करता है डिवाइड होने की, ये तो कई बार बता दिया, पर उसमें भी कई ड्रामे चलते हैं सर इंटरफेस में। आप इंटरफेस तो बोल रहे हो, पर उस इंटरफेस में भी कई सारे चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के अनुसार इंटरफेस को भी डिवाइड किया गया सर। किस किस में? G1S प्लस G2 में। ये इंटरफेस भी अगेन फर्दर डिवाइड हो जाता है, उसमें होने वाले चेंजेस या बदलाव को देखते हुए उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया G1S और G2 में। अच्छा, तो G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे सर। कब करेंगे? आखिरकार करो ना, परेशान हो गए हम, करो ना, परेशान हो गए हम, कब तक रुके रहें सर? आप कब शुरू करोगे? रुको जरा, सब्र करो। G1S G2 के बारे में भी बताएंगे। अभी आपको ये समझ में आया कि इंटरफेस के ड्रामों को भी देखते हुए उसको G1S और G2 में बदला। सब एक ही लेक्चर में नहीं मिलेगा सर, आपको मल्टीपल लेक्चर देखने पड़ेंगे। जो ज्ञान 2-3 सालों में इकट्ठा हुआ है वो एक दिन में कैसे दे दिया जाए सर? अभी तक मेरे भी दिमाग में अधजल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब था, आधा अधूरा ज्ञान था जो इतनी जगह से बटोरा, और वो छलक रहा था जो पेपर में गलत कर रहा था। बट अब इतनी जगह से नॉलेज इकट्ठा हो गई कि सेल साइकिल बिल्कुल क्लियर हो गई सर। आपको किसी प्रकार की दिक्कत सेल साइकिल में नहीं होगी, ये मेरा विश्वास मानिएगा सर। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो वो अब आपकी गलती है। आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, आपके सामने मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए सर। क्या आ जाना चाहिए? कि सेल साइकिल को 2 पार्ट में बांटा, इंटरफेस और एम फेज में। इंटरफेस क्या होता है? 2 सेल के डिवाइड करने के बीच के समय को इंटरफेस कहते हैं। अगेन इसके ड्रामे को देखते हुए, इंटरफेस के ड्रामों को देखते हुए, उसमें बदलाव या चेंजेस को देखते हुए उसे फर्दर ब्रेक्स किया गया G1S G2 में, और फिर आता है हमारा एम फेज। ओफो, यहां तक हम पहुंच गए, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ आज है होने वाला, मेरी आंख फड़कती है। गाना कमेंट में करो। ये क्या कर रहे हो सर? आपकी हरकतें तो देख के ऐसा लग रहा है कि आपको एक दिन सर्कस वाली गाड़ी उठा के ले जाएगी। यानी कि जिस तरह आपका पढ़ाने का अंदाज है उस तरह से आपको सर टीचर नहीं एक कॉमेडियन होना चाहिए, तो काफ़ी मज़ा आता। हाँ, तो मैं अपना एक टैलेंट आपको पढ़ाने के माध्यम से एक्सप्लेन कर पाता हूँ कि मैं कॉमेडी भी बहुत अच्छी करता हूँ। तो कभी समय लगेगा तो उस पर भी वीडियो आएंगी, ऐसा नहीं कि कॉमेडी पे लेक्चर आएंगे, कॉमेडी पे वीडियो आएगी। तो बात कर लेते हैं टाइम इन फेज की, कि आखिरकार जो ये सेल साइकिल का ड्रामा चल रहा है ना, ये टाइम पे भी तो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सेल साइकिल अभी शुरू अभी खत्म, यूं शुरू यूं खत्म। ये स्टार्ट हुई किताब ऐसे, हम पढ़ने तो बैठे थे सेल साइकिल, 2 मिनट देखा और बंद, अब हमें सो जाना चाहिए। ये नहीं होना है सर, सेल साइकिल प्रॉपर समझनी है। तो
तो कुछ टाइम के हिसाब से बांटा है, यस बांटा है। तो टाइम इन फेज को समझ लेते हैं। 2 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस हैं, आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, इसी समय एनसीईआरटी खोलो और चेक कर लो क्या सर एक यीस्ट सेल और ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल में एक्चुअली डिवीजन आपने देखा है? मैंने नहीं देखा है यार। वो एक लैब में कल्चर किया गया, इन विट्रो कल्चर किया गया, वहां पे चेक किया गया कि यीस्ट जो कि यूकैरियोटिक सेल है, हमने प्रोकैरियोटिक क्यों नहीं लिया गुरुजी? आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताओ। तो मैं अभी आपको कितनी बार गला दर्द करके बता चुका हूं आज के लेक्चर में कि प्रोकैरियोटिक में सेल साइकिल जैसा कोई भी स्टेज देखने को नहीं मिलती है। तो हम किस में पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में आपके सामने यीस्ट और ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल भी दिया है। तो आप देखिए यीस्ट का सेल 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है, यानी डिवीजन उसका लगभग 1.5 आवर का है, क्योंकि 3 दूनी 6 तिया 9 चको 12, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट का, 2 घंटा 12 120 मिनट का, तो 90 यानी 1.5 आवर का। तो 1.5 आवर में यीस्ट सेल डिवाइड कर जाता है। बहुत बढ़िया। तो 90 मिनट सेल साइकिल उसकी है। पर जब ह्यूमन के सेल को कल्चर करके देखा तो मुझको ये पता चला, क्या पता चला? लिख लो स्वर्ण अक्षरों से, नोट कर लो, अपने दिमाग के कपाट को खोलो। इधर से जा रहा है तो इधर से बाहर मत निकाल दो, इधर से जा रहा है उसको यहाँ ले जाओ, यहाँ पे आके रोक दो। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकाल दो, यहाँ से सुन रहे हैं यहाँ से निकल जा रहा है, ये आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। यहाँ से जाए और यहाँ पे आके रुक जाए। सर यहाँ पे मैं रोक लूँ, कोई ऐसा तरीका बताओ। इसीलिए मैं आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर क्या बता रहा हूँ कि ह्यूमन सेल जब कल्चर किया गया तो सेल साइकिल उसकी 24 आवर्स की आई, और उस 24 आवर्स को जब बांटा गया तो एम फेज और इंटर फेज में बांटा गया। एम फेज जो पता लगाया गया कि सिर्फ 1 घंटे का होता है, यानी एम फेज सिर्फ 1 आवर का है, और इंटर फेज ज्यादा समय ले रहा है सर, वो 23 आवर तक सर इंटर फेज में रह रहा है, डिवाइड करने के लिए तैयार हो रहा है, खाना इकट्ठा कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, सारी ड्रामे वो 23 घंटे में कर रहा है। यानी कि उसे शादी में जाना है तो वो तैयार हो रही है सर। अब मैं लड़की से नहीं कह रहा हूँ, लड़का भी हो सकता है, यहाँ उसे शादी में जाना है, वो तैयार हो रही है सर, 23 घंटे लगा रही है, और 1 घंटे का काम है तो वो 23 घंटे यहाँ बर्बाद कर रही है सर। वो 23 घंटा मतलब कि 95% टाइम इंटरफेज में रहेगी, और सिर्फ 5% पार्ट ही वो क्या करेगी सर, डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगी सेल। बहुत बढ़िया। अब इस इंटरफेज जो पहले एम फेज था वो एक्चुअली डिवीजन को बताता है, यानी उसमें माइटोसिस होती है। और सर ये जो इंटरफेज है मैंने इसको बताया, इसके नखरों के बेस पे, इसके क्रीम पाउडर लगाने के मेकअप के बेस पे वो किस फेज में क्या पहन रही है, क्या तैयार हो रही है, उसके बेस पे इसको जीवन G2 में बांटा। पर सबसे ज्यादा नखरा वो कब दिखाती है सर? सेल जीवन फेज में दिखाती है। मतलब सबसे ज्यादा टाइम वो कहां देखने को मिलती है? इंटरफेज में भी जीवन फेज में देखने को मिलती है। ये उसका टाइम है 8 से 12 घंटे का। अब वो दूसरा नखरा अपना एस फेज में आके दिखाती है, जहां पे वो थोड़ा और टाइम ले लेती है, वो लेती है 6 से 8 घंटे का, और G2 फेज में वो 3 से 4 घंटे का। तो आपको ये देखने को पता चला कि इंटरफेज डिवाइड हुआ जीवन G2 में, पर जीवन फेज में भी वो बहुत टाइम ले रही है सर। यानी कि सबसे ज्यादा किस समय दिख रही है? वो जीवन फेज में दिख रही है। ये आपको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट कर दो। ऐसा पढ़ाने का तरीका अगर आपने कहीं और देखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखा है तो मेरी तरफ से आपको एक तोहफा प्यार भरा नजराना आपके सामने है। फिर आपके सामने एक डीपीपी भी आएगी। एक शानदार क्वेश्चन मैं आपको अब करा देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी सेल साइकिल में हम जीवन फेज में क्या चेंजेस आते हैं, एस फेज में क्या चेंजेस आते हैं, G2 फेज में क्या चेंजेस आते हैं, एम फेज में क्या चेंजेस आते हैं, इनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। पर अभी मैं लेक्चर को खत्म कर दूं, ये भूलने की गलती मत करना। अभी हम पढ़ेंगे सर, और उसको मिटा दूं, फिर मिटा दो।
मेरा नहीं कोई और ठिकाना, मैं गलियों का पंचारा। ये डस्टर मेरे को बहुत अच्छा मिला है। ये मेरी ही कमीज का है जिसको मैंने अब फाड़ दिया है। तो ये प्यारा सा डस्टर है मेरे संग कब से। तो इसकी हालत आप देख ही रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कपड़े मिलते हैं हमें डस्टर के लिए, डस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है इसी से। हाँ, तो एक क्वेश्चन आप लिखो, फिर इसके बाद मैं क्लास को रोक दूंगा, फिर आपके सामने लेक्चर आ जाएगा। कमेंट कर देना। बहुत मेहनत लगी सेल साइकिल को इस तरह से बताने के लिए। आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप अगर ये लेक्चर किसी अच्छे हाथों तक पहुंचता है तो उससे आपका भला होगा सर, मेरा भी तो भला होगा। मुझे तो सब्सक्राइबर मिलेंगे, वो मेरे लिए जो है एक सपोर्ट का काम करेंगे सर। वो मेरे लिए सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, जो मुझको अपने भाई को सपोर्ट कर रही हैं, जो अपना प्यार मुझे इस तरह से दिखा रही हैं कि आप मुझको सब्सक्राइब कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है ना सर, वो मुझे फीलिंग एनर्जी दे रहा है जिससे मैं आपको पढ़ा सकूं और अच्छे से। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे उससे अपना भी याद होता है। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं जब से पढ़ाना शुरू किया है मुझे और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। तो आपका जो एक सब्सक्राइब है वो मुझे क्या कहते हैं ऊपर तो बढ़ाएगा, पर आपसे ऊपर कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके ही वो सब्सक्राइब हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, वो आपका प्यार है सर। तो आप इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मुझे किसी भी प्रकार का घमंड होगा, नहीं घमंड होगा सर। मैं आपको वैसा ही दिखता नजर आऊँगा, चाहे मैं अभी आपको जिस तरह से घूमता हुआ नजर आता हूँ उसी तरीके से आपको घूमता हुआ नजर आऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। आप अब बात मत करो, आप पढ़ाओ सर। हाँ, तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 नहीं, कौन सा क्वेश्चन है मैं ही भूल गया हूँ, इतने क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो इन अ मेरिस्टेम most of the cell present in, कह रहा है इन अ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है सर, ये तो मुझे बताओ। मेरिस्टेम होता है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। ये कहाँ पढ़ाओगे सर, ये सारी चीजें आप क्या कर क्या रहे हो, कभी कुछ लिख देते हो कभी कुछ लिख देते हो। सबर करो, सब समझ में आएगा। अभी के लिए याद रखो, मेरिस्टेम क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, यानी डिवाइडिंग सेल होते हैं। मैं तो बेसिक से पढ़ना चाहता हूँ, पूरा 11th मुझको नहीं आता। जिंदगी बर्बाद हो गई बायो लेके, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा सर। तो बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मेरिस्टेम होता है ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल। तो डिवाइडिंग सेल किसमें दिखेगा आपको, प्रेजेंट होगा ज्यादा समय। ए आपसे बोल रहा है एम फेस। ओफो, ये एक मेरी क्लास में ओफो करते हैं तो बड़ा मजा आता है मुझे, मैं वही ओफो जो है यहाँ कर देता हूँ। जो ओफो करता है ना, मजा बहुत आता है मुझे। अगर वो मेरा लेक्चर देखेगा तो मुझसे जरूर कहेगा कि यार तू मेरी एक्टिंग कर रहा है, तेरी एक्टिंग तो मैं भी करूँगा एक दिन, और ऐसी करूँगा कि तू देखता ही रह जाएगा। कोई बात नहीं, कर ले, मेरा क्या जा रहा है। अपना ही भाई हो या बहन है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही होगी, वो बच्चा छोटा बहुत है पर अच्छा है। हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बातें नहीं करते हैं। इन अ मेरिस्टेम मोस्ट ऑफ दी सेल प्रेजेंट इन, वो किस फेज में आपको देखने को मिल सकता है। पहली बात, मेरिस्टेम क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल होता है, यानी सेल डिवाइड कर रहा है। तो वो आपको कौन से फेज में देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए 1 आवर होने वाला है, पर आपकी स्क्रीन पे जितना भी हो रहा हो वो मुझे नहीं पता। आपसे पूछ रहा है एम फेज, दूसरा बोल रहा है G1 फेज, तीसरा बोल रहा है G2 फेज, चौथा बोल रहा है S फेज। सर एम फेज में तो नहीं हो सकता, 1 घंटा ही रहता है। G1 फेज, G2, S फेज में से कुछ हो सकता है क्योंकि इंटर फेज में वो 23 घंटा रहता है। मैं आपसे कहूं, आपका जो पढ़ने का समय है वो कितना है सर, 2 घंटा। पूरे दिन भर में 24 घंटे में आप 2 ही घंटा पढ़ते हो।
सिलेक्शन होगा नहीं होगा। साफ बात है, 2 घंटा पढ़ते हो सिलेक्शन नहीं होगा, 6-6 घंटे पढ़ के भी आजकल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो 2 घंटे की मेहनत को मारो गोली, आगे बढ़ो। सर 2 घंटे में आप पढ़ते हो और आपका जो पढ़ने का समय वो सिर्फ 2 घंटा आप जहाँ पे पढ़ने बैठते हो, बाकी समय आप बेकार पड़े रहते हो। मैं आपसे पूछूं कि उस बेकार पड़े समय में भी आप 12 घंटे या 8 घंटे सोने का काम करते हो। सर हम जानवर हैं क्या 12 घंटे सोएंगे? तो 8 से 12 घंटे मान लो आप सोने का काम कर रहे हो, उस 8 से 12 घंटे के बाद जो बाकी समय है जिसमें आप गेम खेल रहे हो, और गेम खेलने के संग भी आप बीच में क्या कर रहे हो सर, कुछ और नेसेसरी काम कर रहे हो। तो मैं आपसे पूछूं आप किस फेज में सबसे ज्यादा दिखोगे? तो सर मैं तो सोता हुआ दिखूंगा ज्यादा। तो मैंने आपको बताया कि इंटरफेज वो बेकार समय जिसमें वो तैयारी कर रही है सर 23 घंटे की, तो उस 23 घंटे में वो 8 से 10 घंटा जीवन फेज में रहती है। तो जीवन फेज में अगर वो रह रही है तो सबसे ज्यादा समय कहाँ लगाएगी सर? जीवन फेज में। तो आंसर इसका आ जाएगा जीवन फेज। तो आपसे पूछा जाए कि मेरिस्टेम में मोस्ट ऑफ द सेल किस में प्रेजेंट होते हैं सर? वो मोस्ट ऑफ द सेल प्रेजेंट होते हैं जीवन फेज में। तो आज के लेक्चर को हम यही खत्म करेंगे। हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे लेक्चर नंबर 4 तक आपको पढ़ा दिया है, जिसमें एक्चुअली अभी तक माइटोसिस मियोसिस स्टार्ट नहीं हुई है। तो माइटोसिस मियोसिस का इंतजार करिए, लेक्चर में बने रहिए। आपके पास लेक्चर कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, इसकी टीपीपी भी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, क्योंकि अभी हमने इतने क्वेश्चन नहीं, इतना टॉपिक कवर नहीं कर लिया कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने दे दूं। अभी तो हम एक्चुअली सेल साइकिल ही पढ़ पाए हैं, जिसमें हम G1 S G2 M फेज में, अभी हम G1 S G2 के बारे में भी नहीं पढ़ पाए। तो पढ़ेंगे 5वें लेक्चर में। आपको लेक्चर इसके 10 से 12 मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा सर। जो 2-3 साल का मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है उसको एक दिन में नहीं देना है, आराम से खाना है, डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना है और अपने दिमाग में रखना है। यह नहीं कि यहाँ से गया और यहाँ से निकल गया, उसको यहाँ से तो ले जाओ पर यहाँ पे रोक लो, यहाँ से बाहर मत आने दो। तो आप अपने लेक्चर में इसी तरीके से बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।